पैसा जा गया था उसके पास में, कहाँ खर्च कर रहे थे। अब ट्विशा की सास ने खोले सारे राज कहा। उनकी बहू के साथ कोई और भी रहता था, और वो कौन है जिसकी गाड़ी की चाबी ट्विशा के पास से मिली। जी हाँ दोस्तों, भोपाल का यह केस दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है, जहाँ एक तरफ ट्विशा के माँ बाप उसका पार्थिव शरीर लेकर बैठे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, वही ट्विशा की सास और देश की एक जानी मानी पूर्व महिला जज स्वयं कैमरे के सामने आती हैं और एक ऐसा बयान देती हैं जो इस पूरी कहानी का रुख ही पूरी तरह से बदल देता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उस रात घर में सिर्फ 3 लोग नहीं थे, बल्कि वहां एक चौथा वजूद भी साए की तरह मौजूद था, जो सब कुछ देख रहा था और सब कुछ बदल रहा था। यह दावा किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ट्विशा की मानसिक स्थिति से लेकर उसके कैरेक्टर तक हर एक चीज पर सास ने खुलासा किया है, जिसे सुनकर तो जांच एजेंसियों के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है और पूरी तफ्तीश एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। अगर हम इस पूरे मामले को गहराई से देखें तो इस कहानी के 2 ऐसे पहलू सामने आते हैं जो आपस में बुरी तरह टकरा रहे हैं। जहां एक तरफ ट्विशा के मायके वाले और उनके माता पिता इस बात पर पूरी तरह से अड़े हैं कि उनकी बेटी के साथ उस घर में बहुत गलत हुआ और उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व जज सास गिरिबाला जी ने कैमरे पर आकर एक ऐसा नया दावा पेश किया है जो ट्विशा के चरित्र और उसकी मानसिक स्थिति पर ही बड़े सवाल खड़े करता है। सास का साफ तौर पर कहना है कि ट्विशा के भीतर एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग इंसान बसते थे, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में स्प्लिट पर्सनैलिटी या स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दिया जाता है। उनका दावा है कि उस रात घर में सिर्फ 3 लोग नहीं थे, बल्कि एक चौथा वजूद भी साए की तरह मौजूद था, और वो चौथा वजूद कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि खुद ट्विशा के दिमाग के भीतर चल रहा उसका अपना भ्रम था, जिसने उसे यह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब हम इस केस की परतों को उधेड़ते हैं तो कहानी का अगला मोड़ सिर्फ एक दिमागी बीमारी का मामला नहीं लगता, बल्कि यह बेहद रहस्यमयी और डरावना प्रतीत होने लगता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस को गहन जांच के दौरान ट्विशा के निजी बैग से फॉक्सवैगन कार की एक चाबी मिलती है। अब सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात यह है कि ट्विशा को कार चलाना बिल्कुल आता ही नहीं था, जब उसे गाड़ी चलानी ही नहीं आती थी, और ना ही उसके मायके में और ना ही उसके ससुराल में वैसी कोई महंगी गाड़ी मौजूद थी। तो आखिर वो चाबी ट्विशा के बैग में कहां से आई और किस मकसद से रखी गई थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो कई ऐसे नाम सामने आते हैं जो सेना के बड़े अधिकारी हैं और जिन्हें ट्विशा अपना भाई मानती थी। आखिर उन रातों में उन बाहरी लोगों का इस घर के आसपास क्या आना जाना था, या फिर इस अनजान चाबी के पीछे कोई ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे जानबूझकर जनता से छिपाने की कोशिश की जा रही है? इसी बीच पैसों के लेन देन को लेकर भी एक बहुत बड़ा और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है, जिसे समझे बिना हम ट्विशा की मानसिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, ट्विशा के मायके पक्ष का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी से लगातार भारी भरकम रुपयों की मांग की जा रही थी और उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। लेकिन इसके विपरीत जब पूर्व जज सास से इस बारे में तीखा सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे बैंक खातों के दस्तावेज मीडिया के सामने रख दिए। उनका दावा है कि जहां मायके वालों का आरोप महज 2 लाख रुपए मांगने का है, वहीं उनके बेटे ने और उन्होंने खुद ट्विशा के बैंक खाते में 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। अब कोई भी आम इंसान यह सोचेगा कि जो परिवार खुद अपनी बहू को लाखों रुपए दे रहा हो, वो भला उससे कुछ रुपयों के लिए ऐसा बर्ताव क्यों करेगा? लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पिछले 5 महीनों में इतने सारे रुपये ट्विशा के खाते से कहां और किस काम में खर्च किए गए? क्या ये पैसे किसी और बाहरी तत्व के पास जा रहे थे, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी जिसकी जांच होना अभी बाकी है? दोस्तों, जैसे जैसे ये हाई प्रोफाइल मामला आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसमें कानूनी दांवपेच और भी दिलचस्प होते जाते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी और ट्विशा का पति समर्थ अभी तक कानून के सामने नहीं आया है और उस पर पुलिस द्वारा इनाम भी घोषित किया जा चुका है। जब एक माँ और पूर्व जज से पूछा जाता है कि अगर उनका बेटा पूरी तरह से बेगुनाह है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है और पुलिस से क्यों भाग रहा है, तो वो बहुत ही नपातुला और कानूनी जवाब देती हैं कि यह उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी व्यक्तिगत आजादी की रक्षा के लिए कानूनी सलाह ले और सही समय आने पर उचित कदम उठाए। कानून की इतनी गहरी समझ रखने वाले इस रसूखदार परिवार के सामने अब ट्विशा के मायके वाले खुद को बहुत असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस से पूरी तरह हटाकर देश की सबसे बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपने की लगातार मांग कर रहे हैं। ट्विशा के माता पिता का यह भी साफ कहना है कि उन्हें स्थानीय अस्पताल की मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और वो अपनी बेटी के पार्थिव शरीर का दोबारा परीक्षण
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में करवाना चाहते हैं। उनका मानना है कि चूंकि सास खुद लंबे समय तक न्याय व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा रही हैं, इसलिए वो स्थानीय स्तर पर चल रही जांच को अपने प्रभाव से प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ तक कि इस केस की अदालत में सुनवाई करने वाली एक माननीय जज ने भी खुद को इस मामले से यह कहकर अलग कर लिया कि वो अतीत में गिरिबाला सिंह के साथ काम कर चुकी हैं और उनके अधीन रह चुकी हैं। इस बात पर जब सास से सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि जब कोई इंसान न्याय की पवित्र कुर्सी पर बैठता है तो उसका कोई भाई बहन या रिश्तेदार नहीं होता और उसे सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना चाहिए। लेकिन ट्विशा के परिवार के मन में बैठा यह डर भी पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता कि एक आम इंसान के लिए इतने बड़े कानूनी रसूख से लड़ पाना कितना कठिन होता है। इस पूरी घटना के पीछे जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो उस सीसीटीवी फुटेज में छुपा है जो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फुटेज में घर के लोग और परिजन ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए साफ दिख रहे हैं और उसे बचाने की आखिरी जद्दोजहद में सीपीआर दे रहे हैं। इसी पर सास का कहना है कि जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि ट्विशा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, वो तुरंत ऊपर की तरफ भागी और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की ताकि ट्विशा की उखड़ती सांसें वापस लौट सकें। सीढ़ियां बहुत घुमावदार होने की वजह से ट्विशा को नीचे लाना बेहद कठिन काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत गाड़ी निकालकर अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। उनका कहना है कि इस सब के बावजूद उन्हें आज पूरे समाज के सामने एक अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है, जो कि उनके साथ नाइंसाफी है। लेकिन बाहरी दुनिया आज भी यह सवाल पूछ रही है कि उस सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड होने से ठीक पहले उस बंद कमरे के भीतर असल में क्या हुआ था। दोस्तों, अगर हम ट्विशा की जिंदगी के आखिरी कुछ महीनों के मनोवैज्ञानिक पहलू पर गौर करें तो यह साफ होता है कि उसके भीतर एक बहुत बड़ा आंतरिक द्वंद्व और तनाव चल रहा था। सास के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद ही ट्विशा के व्यवहार में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे थे और उसने खुद एक बार अपनी सास से अकेले में कहा था कि माँ, मैंने आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझती हैं। उस वक्त सास ने उसे संभालने की कोशिश की और कहा कि तुम जैसी भी हो, अब हमारे घर की बहू हो और हम हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हैं। उस वक्त ट्विशा गर्भवती भी थी और एक होने वाले बच्चे की खुशी पूरे परिवार में छाई हुई थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी उस स्थिति को भी खुद ही खत्म करने का फैसला कर लिया और डॉक्टर के पास जाकर उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिससे पूरा परिवार सदमे में आ गया। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ ट्विशा के पास था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एक 30 साल से ज्यादा उम्र की पढ़ी लिखी और समझदार महिला के लिए किसी भी चीज को बिना सोचे समझे करना मुमकिन नहीं लगता। ट्विशा के मायके वालों का कहना है कि उसे इस कदम के लिए लगातार प्रताड़ित करके मजबूर किया गया था, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि यह उसकी उसी दोहरी और कमजोर मानसिकता का नतीजा था, जहां वो एक पल में बेहद खुश होती थी और अगले ही पल खुद को पूरी तरह से खत्म करने की बातें करने लगती थी। वो अक्सर नोएडा जाने के लिए हवाई या ट्रेन का टिकट बुक करवाती थी और फिर अचानक बिना किसी ठोस वजह के उसे कैंसिल कर देती थी। उसके दिमाग के भीतर चल रही इस भयंकर उथल पुथल को शायद कोई भी इंसान समय रहते पढ़ नहीं पाया और नतीजा आज सबके सामने है कि एक हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए शांत हो गई और पीछे छोड़ गई। कई अनसुलझे सवाल इस पूरे मामले में जो सबसे अहम और बड़ी कड़ी है वो छुपा हुआ सच, जिसे अब दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से अदालत में साबित करने में जुटे हैं। जहां एक तरफ ट्विशा के माता पिता इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं और अपनी बेटी के पार्थिव शरीर को तब तक अंतिम विदाई देने से इनकार कर रहे हैं जब तक कि दोबारा मेडिकल बोर्ड से निष्पक्ष जांच की इजाजत नहीं मिल जाती। वहीं दूसरी तरफ कानून के चक्रव्यूह को अच्छी तरह समझने वाला यह रसूखदार परिवार हर उस आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है जो उन पर लगाया जा रहा है। सास का कहना है कि उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां भी मौजूद हैं जो वो अभी मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं कर सकती, क्योंकि मामला अदालत के अधीन है और वो सिर्फ कानून के जरिए ही अपनी बात सही मंच पर रखना चाहती हैं। अब यह पूरा मामला एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुका है जिसके हर एक हिस्से में एक नया सस्पेंस और गहरा राज छुपा है। क्या वाकई ट्विशा की जिंदगी में कोई ऐसा तनाव था जो बाहरी ताकतों की वजह से पैदा हुआ था, या फिर वो सब कुछ सिर्फ उसके ख्यालों में पनप रहा एक भ्रम था जो उसे अंदर ही अंदर खोखला और कमजोर कर रहा था। कार की वो अनजान चाबी, बैंक खातों के वो लाखों रुपए और पति समर्थ का इस तरह कानूनी मदद के नाम पर फरार रहना कई ऐसे बड़े सवाल खड़े करता है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। कानून की इस लंबी और पेचीदा लड़ाई में सच क्या है
और फरेब क्या, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस घटना ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया है कि कभी कभी बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी बाहर की दुनिया से दिखाई देती है। बाकी पूरे मामले में आपको कौन सही लगता है? ट्विशा के मायके वाले जिनका कहना है कि उनकी बेटी को मारा गया है, या फिर उसके ससुराल वाले जो साफ तौर पर कह रहे हैं ट्विशा दिमागी रूप से ठीक नहीं है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।